डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अपने टॉप 500 सीरीज़ की पॉलिटी का पार्ट 7 ये करेंगे। ये हमारा जो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी उसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले 6 पार्ट आ चुके हैं। आप देखिए उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और आपके जो प्रिपरेशन है उसके लिए में काफ़ी अच्छा रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले कि आप सीरीज़ देखिए, और पॉलिटी के साथ-साथ ज्योग्राफी और अब एनवायरनमेंट भी शुरू हो चुकी है, तो आप जाके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुपस्थित मतदाता किसी ऐसे मतदान को संदर्भित करता है जिसे मतदान केंद्र जाने में असमर्थ व्यक्ति द्वारा डाला गया है। दूसरा, अनुपस्थित मतदाता सूची में दिव्यांग व्यक्ति और 80 वर्ष से ऊपर व्यक्तियों की श्रेणी किसी भी श्रेणी में शामिल करने की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग के पास है। इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसमें निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा अनुपस्थित मतदाता सूची के तहत दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को अनुमति देने के लिए चुनाव चरण नियम 1961 में संशोधन कर सकता है। इसमें अनुपस्थित मतदाता किसी ऐसे मतदान को संदर्भित करते हैं जिसे मतदान केंद्र में जाने में असमर्थ व्यक्ति द्वारा डाला गया है। ठीक है, ऐसी स्थिति आती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शहरी स्थानीय निकायों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 74 संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद से भारत में सभी राज्यों में हर 5 वर्ष में एक शहरी स्थानीय निकायों को चुनाव होते हैं। दूसरा, 1888 के संशोधित नगर नियम अधिनियम के अनुसार मेयर सभी राज्यों में लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसका मतलब है कि ना इसमें ऑप्शन 1 सही है ना ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, कुछ राज्यों में देखेंगे हम विकेंद्रित शासन के लक्ष्य की प्राप्ति के काफ़ी पीछे हुए हैं अभी भी। ठीक है, यहाँ पे कई बार अभी संशोधन के जो चुनाव जो मतलब जो स्थानीय निकायों के चुनाव हैं वह वर्षों दौर से नहीं कराए जाते हैं, और इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि डेली जो 5 वर्ष तक के जो चुनाव है वह नहीं होते हैं। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन गलत हो गया। और कुछ राज्यों जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मेयर सीधे लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं, जबकि कुछ में ऐसा है कि कुछ में ऐसा सीधे लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो पहला, संसद के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, संसद के मनोनीत सदस्य। तीसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें हमें बताना कि सही उत्तर का बताइए। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि जो पहला और दूसरा है वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। इसमें एक निर्वाचक मंडलों के सदस्यों द्वारा इन्हें चुना जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य शामिल होते हैं, दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। इस प्रकार जो निर्वाचक मंडल है वह भारत के जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से 2 मामलों में अलग होता है। देखिए, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और दूसरा, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति में हमने यह देखा है कि राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह शामिल होते हैं। तो हम ये डिफरेंस देखेंगे कि उपराष्ट्रपति में राज्यों का रोल नहीं होता है। ठीक है, और संसद में जब हम संसद में देखते हैं तो वहाँ पे निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य इसमें इनके चुनाव में शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत, यहाँ पे गलत हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, गलती से 2 लिखा है। भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। तीसरा, यदि चुनाव केवल राज्य विधानमंडल के लिए हो रहे हैं तो खर्चा पूरी तरीके से राज्य द्वारा वहन किया जाता है। इसमें हमें बताना है कि कौन से कथन सही है। तो इसका ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों सही है। ठीक है, जो भारत के संविधान ने भारत के निर्वाचन आयोग को संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, इसके साथ साथ भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रण करने का अधिकार दिया है। निर्वाचन आयोग वो है
एक स्थायी निकाय है और एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्तों और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। यदि चुनाव केवल संसद के लिए आयोजित किए जा रहे हैं तो इसका व्यय पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि केवल राज्य विधानमंडल के लिए होने वाले चुनावों के लिए खर्च पूरी तरीके से संबंधित राज्य द्वारा वहन किया जाता है। संसद और राज्य विधानमंडल के लिए एक साथ चुनावों के मामले में खर्च को केंद्र या राज्य सरकारों के बीच में समान रूप से साझा किया जाता है। ठीक है। और पूंजीगत उपकरणों के लिए, मतदाता सूची तैयार करने के लिए और जितनी भी अन्य चीज़ें होती हैं, मतदाता पत्र के लिए जो आईडी कार्ड होता है, वोटर आईडी के लिए भी जो व्यय होता है वह बराबर बांटा जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संवैधानिक आपात कब घोषित किया जाता है? पहला, किसी राज्य में संवैधानिक विफलता पे। बी, भारतीय राज्य के विरुद्ध बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की घोषणा। सी, केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन की संभावना के बिना मंत्रिपरिषद को भंग करना। और डी, उपरोक्त में से कोई भी होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है। देखिए, संविधान में है 3 प्रकार के आपातकाल का निर्धारण किया गया है या प्रावधान दिया गया है। पहला है जो अनुच्छेद 352 के तहत आता है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान दिया जाता है कि गंभीर आपातकाल विद्यमान है, इसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या किसी ऐसी प्रकार भारत में किसी ऐसे प्रकार का सुरक्षा का संकट है, तो वह उद्घोषणा के तहत संपूर्ण भारत या उस राज्य क्षेत्र में जहां पर यह उद्घोषणा से निर्दिष्ट किया जाएगा वहां पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और अनुच्छेद 356 में क्या आता है? इसको संवैधानिक आपात, जिसमें के बारे में क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, इसमें राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर की दिशा में यह बंद किया जाता है। इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसमें आपातकाल की स्थिति नहीं होती है। और तीसरा जिस प्रकार का वित्तीय आपात उद्घोषणा, जो वित्तीय आपातकाल होता है, वह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। देखिए, जो राष्ट्रीय आपातकाल मतलब संवैधानिक आपातकाल है जिसके लिए राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जाता है, इसमें राज्य की जो सरकार होती है, विधानमंडल की जो सरकार होती है, उसे भंग कर दिया जाता है और वह सीधे केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि बनकर केंद्र पर राज्य पर शासन करता है और वही नियम वहां पे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय आपातकाल की अस्वीकृति का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस संदर्भ में एक उद्घोषणा को जारी रखने की स्वीकृति देने वाले प्रस्ताव से भिन्न होता है? पहला, आपातकाल की अस्वीकृति के लिए दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जबकि उद्घोषणा का अनुमोदन केवल लोकसभा द्वारा किया जाता है। दूसरा, अस्वीकृति के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि अनुमोदन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन डी है। मतलब इसमें जो पहला कथन है वो भी गलत है और जो दूसरा कथन है वह भी गलत है। निम्नलिखित दोनों मामलों में एक घोषणा जारी रखने के प्रस्ताव से अस्वीकृति का प्रस्ताव अलग है। देखिए, अस्वीकृति को पहले लोकसभा में पारित करने की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरे को सदन के दोनों सदनों में पारित करने की आवश्यकता होती है। पहले को केवल साधारण बहुमत द्वारा अपनाया जाता है, जबकि दूसरे को विशेष बहुमत द्वारा अपनाया जाता है। इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संवैधानिक संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध करने के किसी भी मामले में किस असाधारण परिस्थिति में कानून बनाने का अधिकार होता है? पहला, भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष संदर्भ में। दूसरा, राज्यसभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया हो। तीसरा, वित्तीय आपातकाल के दौरान। मतलब संविधान संसद की राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले में किस असाधारण परिस्थिति में कानून बनाने का अधिकार देती है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो इसका ऑप्शन डी, यानी कि जो केवल दूसरा ऑप्शन में यह अधिकार मिलता है। यदि राज्यसभा यह घोषणा करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में किसी मामले पर कानून बनाए, तो संसद उस मामले पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। ठीक है। इस तरीके के प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के द्वारा 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत से समर्थित होना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के मामलों में के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, जबकि जब ये तब होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा से मुक्त है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका केवल पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल केवल कैबिनेट की सहमति से घोषित किया जाता है, ना कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन में इस संबंध में केवल प्रधानमंत्री द्वारा निर्णय लेने गई किसी भी संभावना के समाप्त करने के लिए यह सुरक्षा का उपाय अपनाया गया था। उससे पहले हमने देखा था कि एक जिस तरीके से आपातकाल का दुरुपयोग हुआ था, इसलिए यह चीज़ें की गई थी। 1975 के 38वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया था। मतलब लेकिन बाद में इस प्रावधान को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था। मतलब कि पहले इसको न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया था। पहले इस समय मतलब जो आपातकाल का जो टाइम पीरियड होता था, उस समय क्यों लागू किया गया था या किस तरीके से उस प्रकार व्यवहार हुआ है, उस पर किसी भी प्रकार के जुडिशरी कोई एक्शन नहीं ले सकती थी या किसी भी प्रकार का आप उस पर कोई समीक्षा भी नहीं कर सकते थे। ठीक है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इसको 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स मामला जो कि 1980 में हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को दुर्भावना के आधार पर या यह कि घोषणा पूरी तरीके से असंगत या अप्रासंगिक तथ्यों पर हो तो इन्हें अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार पूरी तरीके से शक्तिशाली हो जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। दूसरा, संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का उल्लेख है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से कथन सही है। इसमें केवल पहला कथन सही है। ठीक है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार पूरी तरीके से शक्तिशाली हो जाती है और राज्य जो होता है वह केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। ये संविधान में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किए बिना संविधान संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में बदल देता है। ठीक है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पे में जब ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है तब यह स्थिति आती है। हालांकि संविधान इस प्रकार की आपातकाल की स्थिति को दर्शाने के लिए आपातकाल की उद्घोषणा अभिव्यक्ति का उपयोग करता है और संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। इस प्रकार की शब्दों का प्रयोग है कि आपातकाल की उद्घोषणा हो रही है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 355 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि केंद्र पर एक कर्तव्य आरोपित करता है कि प्रत्येक राज्य के संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती रहे। ठीक है। सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती रहे। दूसरा, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा राष्ट्रपति द्वारा या तो निलंबित या भंग कर दी जा सकती है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि जो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन है वह सही है। अनुच्छेद 355 यह सुनिश्चित करता है, एक तरीके से यह केंद्र पर एक प्रकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती रहे। ये केंद्र का एक कर्तव्य है कि वह इस बात का ध्यान रखे। इसके साथ यह वह कर्तव्य है जिसके प्रदर्शन में केंद्र राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य की सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेता है और राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा राष्ट्रपति द्वारा निलंबित या भंग कर दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब राष्ट्रपति शासन आता है तब जो वहाँ की विधानसभा वह भंग हो जाती है और जो भी उसका नियंत्रण है वह राज्यपाल के हाथ में आ जाता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन होकर ये कार्य करता है या प्रतिनिधि के रूप में इस तरीके का कार्य करता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। देखिए, ये पॉलिटी के 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें 70 क्वेश्चन का समावेश किया गया था। ये जितने भी 70 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आप बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो आप देखेंगे रिपीटेड यूपीएससी में पूछे जाते हैं, जैसे आपातकाल से रिलेटेड या राष्ट्रपति से रिलेटेड। हमने देखा चुनाव निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वह इसमें लगातार पूछे गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये क्वेश्चन देखिए और इनका बहुत ही फ़ायदा उठाइए। और अब अगली सीरीज़ जिस सब्जेक्ट की शुरू होगी वो आपको पता ही चल जाएगा। तब तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच।